अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शफीक अहमद की उम्र 35 का हिस्सा अबूर करने वाली थी और वो हनूज गैर शादीशुदा था, तो इसका मतलब हरगिज़ ये न था कि वो कोई जाहिल, काहिल, न खट्टू, न शई या ऐसी ही किसी और खामी में मुब्तला शख्स था। वो बेचारा तो बहुत भला मानस था। 12 जमातें पढ़कर एक टेक्सटाइल मिल में बतौर हेल्पर भर्ती हुआ था और तरक्की करते करते सुपरवाइज़र के ओहदे तक जा पहुंचा था। तनख्वाह मुनासिब, शक्लो सूरत ठीक ठाक, आदतो अतवार माकूल थे। ना पान की आदत, ना सिगरेट की लत। नजरें झुकाकर जब मोहल्ले से गुजरता तो कई बेटियों की माओं के दिल से हूक उठती, कैसा भला बंदा है शफीक अहमद, काश शमीम बीबी का बेटा ना होता। जी हाँ, उसकी शादी में वाहिद रुकावट उसकी माँ शमीम बीबी थी। ऐसा नहीं था कि शमीम बीबी को बेटे की शादी का अरमान न था। ये बात भी नहीं थी कि वह बेटे की कमाई के लालच में उसकी उम्र गुजार रही थी। यूं भी नहीं था कि वह अपने बेटे के लिए हूर परी चाहती थी। शमीम को तो बेटे की शादी का बहुत अरमान था, क्योंकि शफीक अहमद उसका इकलौता और लाडला बेटा था। सिर्फ 2 साल का था जब शमीम बीबी का शोहर एक हादसे की नज़र हो गया। उसके शोहर के नाम कुछ ज़रई ज़मीन थी, सो गुजर बसर तो होती रही। फिर एफए के बाद शफीक अहमद मिल में मुलाजिम हुआ तो घर के हालात में मज़ीद बेहतरी आने लगी। शफीक अहमद पर जिम्मेदारियों का भी कोई बोझ ना था। ना उसने कोई बहन ब्याहनी थी, ना किसी छोटे भाई को तालीम दिलवाना थी। इतने सारे प्लस पॉइंट्स रखने वाले शफीक अहमद के लिए जहाँ भी उसकी माँ रिश्ता लेकर जाती, लोग सोचने की मोहलत लिए बगैर मुंह पे इनकार कर देते और शमीम बीबी मुंह भर भर के कोसने और बददुआएं देते हुए वापस पलटती थी। जी हाँ, ये शमीम बीबी की ज़ुबान ही थी कि उसके बेटे का घर बसने में ना आ रहा था। ऐसी लड़ाका और झगड़ालू औरत के लोग उसका नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाने लगते। मर्द, औरत, बच्चा, जवान, सब्जी फरोश, छाबड़ी वाला, गर्ज, शमीम हर जगह, हर वक्त, हर किसी से उलझने को तैयार रहती। अब ऐसे में शफीक अहमद का घर बसता तो कैसे? मोहल्ले में शौकत जनरल स्टोर वाले का घराना सबसे खाता पीता तस्वुर होता था, तो तुफैल नाई का घराना सबसे कम हैसियत। और शमीम ने शौकत साहब के घर से लेकर तुफैल नाई के घर तक तकरीबन मोहल्ले के सभी घरों में शफीक अहमद का रिश्ता मांग कर देख लिया था, मगर हर जगह से इनकार ही सुनने को मिला। सिर्फ दीनू जिल्द सास की बीवी, जो अपनी बेटी की सांवली रंगत और बढ़ते वजन की वजह से परेशान थी, उसने शमीम को फौरी इनकार की बजाय सोचने की मोहलत मांगी थी। लेकिन उसकी बतूल ने शमीम बीबी के अपने घर से निकलते ही अपनी माँ पे चढ़ाई कर दी। शमीम बीबी के घर ब्याहने से बेहतर है मुझे किसी कुएं में धक्का दे दें। शमीम बीबी का क्या है, शफीक अहमद तो भला शख्स है। दीनू जिल्द सास की बीवी ने बेटी को समझाना चाहा। क्यों, शमीम खाला का क्यों कुछ नहीं है? मसले की जड़ ही शमीम खाला है, और फिर ऐसी हट्टी कट्टी है कि 15-20 साल से पहले तो इसके गुजरने का भी सवाल पैदा नहीं होता। मेरी तो सारी जवानी इससे लड़ते झगड़ते ही गुजर जाएगी। अगली बार शमीम खाला आए तो तुम उसे इनकार कर देना। इसके अलावा जहाँ भी मेरा रिश्ता करोगी इनकार नहीं करूँगी। बतूल के अंदाज में इतनी कतियत थी कि 4 दिन बाद शमीम बीबी जवाब लेने आई तो उसने सलीके से माजरत कर डाली। लेकिन शमीम बीबी तो इनकार सुनते ही हत्थे से उखड़ गई। उसने घर की दहलीज पार करते करते भी दीनू जिल्द सास की बीवी को वो सुनाई कि उसे दिल ही दिल में बेटी की फहमो फरासत का कायल होना पड़ा। मोहल्ले के सारे घर निमट गए तो मजबूरन शमीम बीबी को रिश्ते कराने वाली बुआ की तरफ सुलह का हाथ बुलंद करना पड़ा, जिससे उसका गुज़िश्ता कई बरस से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब हर दूसरे तीसरे दिन शमीम बीबी बुआ जी के साथ कहीं रिश्ता देखने जा रही होती या बुआ जी किसी को लेकर शमीम बीबी के घर आ रही होती। 2-4 जगह बात चल भी पड़ी, लेकिन जब लड़की वाले शफीक अहमद के चाल चलन की छानबीन के लिए आस पड़ोस का रुख करते तो शफीक अहमद के मुतालिक तो हर किसी की राय सही होती, लेकिन शमीम बीबी के मुतालिक मोहल्ले का हर बंदा कानों को हाथ लगा के तौबा तौबा करता।
यूं किसी भी जगह रिश्ते की बेल मुंडे ना चढ़ पाई। फिर एक दिन बुआ जी के साथ ऑटो रिक्शे में बैठकर दो भारी तनोतोश की खवातीन शफीक अहमद के घर आईं और फिर तो उन खवातीन की आमद अक्सर ही होने लगी। शमीम बीबी का चेहरा भी खिला खिला रहने लगा। यूं लगता था शफीक अहमद का रिश्ता तय हुआ ही चाहता था। और उस दिन भी दोनों औरतें शफीक अहमद के घर से निकली तो सामने वाली आपा सुगरा ने उन्हें बसदे इसरार अपने घर बुला लिया। शमीम बीबी के भी सबसे ज़्यादा तारीखी मार्के शायद सुगरा बेगम के साथ ही हुए थे। सुगरा बेगम उन खवातीन को शमीम का असल चेहरा दिखाना अपना फ़र्ज़ ऐन समझती थी। दोनों औरतें लड़की की भाभियाँ थीं। उन्होंने सुगरा बेगम के हाथ की बनी चाय पी, सर हिला हिलाकर उनकी बातें सुनी, फिर मालूमात देने पर उनका शुक्रिया अदा करके वापसी की राह ली। लेकिन सुगरा बेगम की हैरानी की कोई हद न रही जब 2 दिन बाद शफीक अहमद के घर से उसकी बात पक्की होने की खुशी में मिठाई आ गई। सुगरा बेगम ने बुआ जी को पकड़कर लड़की के बारे में मालूमात ली तो पता चला कि लड़की 6 बहन भाइयों में आखिरी नंबर पर है। माँ बाप फौत हो चुके, बाकी सब बहन भाई शादीशुदा हैं। ये आखिरी है जो सब बहन भाइयों की खुदगर्जी की नज़र हो रही थी। बयान का आखिरी फिक्रा बुआ जी ने नहीं कहा था, ये सुगरा बेगम का खुद से अखज़ करदा नतीजा था और उन्होंने मोहल्ले की सारी खवातीन में भी ये बात मशहूर कर दी। बेचारी घर में भी भाभियों के जुल्मों सितम सहती रही होगी, यहाँ आकर शमी बीबी से पाला पड़ेगा। हालांकि मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि ये रिश्ता ना हो, मगर भाभियाँ नंद को बोझ की तरह उतार फेंकना चाहती हैं। उनकी बला से ससुराल जैसा भी मिले। सुगरा बेगम को उन जालिम भाभियों पर जी भर के गुस्सा आ रहा था। आस पड़ोस की सभी औरतें उनकी हमनवा थीं, लेकिन शफीक अहमद की होने वाली दुल्हन पर दिल ही दिल में तरस खाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। और वो दिन भी आ गया जब शफीक अहमद बैंड बाजों के साथ दुल्हन ब्याह लाया। मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठी होकर दुल्हन को सलामी देने गईं। खिलती हुई गंदमी रंगत, दुबला पतला वजूद, गुलाबी आंखें और बूटा सा कद, शफीक अहमद की दुल्हन लाखों में नहीं तो बिलाशुबा हजारों में एक थी। कैसी मासूम सी बच्ची है, हाजरा रिपी। शमीम बीबी बड़ी चालाक है, ऐसी लड़की को बहू बनाया है जिसको माँ बाप का आसरा भी नहीं। शक्ल से ही ऐसी दबी दबाई और सहमी हुई लग रही है, शमीम बीबी के सामने चूं भी ना कर सकेगी। सारी औरतें दुल्हन को सलामी देने के बाद एक दूसरे से चहमगोइयाँ करते हुए रुखसत हो गईं और औरतों का खदशा सही साबित हुआ। शफीक अहमद की शादी को बमुश्किल 1 हफ्ता ही गुजरा था कि शमीम बीबी की तेज और करारी आवाज़ मोहल्ले में गूंज रही थी। कभी कभार शफीक अहमद की मिनमिनाती आवाज़ भी सुनाई दे जाती। वो शायद माँ को समझा रहा था, उसका गुस्सा ठंडा कर रहा था। लेकिन शमीम बीबी बा आवाज़ बुलंद बहू के वो लते ले रही थी कि अल अमान अल हफीज़। मोहल्ले वालियाँ तसव्वुर की आंख से बेचारी रुबीना को देख रही थी, हिरनी जैसी सहमी हुई लड़की जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मोटे मोटे आंसुओं से भरी होंगी। लेकिन चंद ही लम्हों बाद शफीक अहमद के घर से ऐसी गरजदार आवाज़ सुनाई दी जिसके आगे शमीम बीबी की कड़कदार आवाज़ भी दब के रह गई। सब मोहल्ले वालियों ने दांतों तले उंगलियां दाब ली। कौन कह सकता था कि हिरनी जैसी लड़की शेर की तरह धाड़ भी सकती है। घंटा भर बाद मार्का था जो सास बहू के दरमियान जारी रहा। फिर शफीक अहमद की कोशिशों से ही सीज फायर हुआ। इसके बाद तो ये मामूल बन गया। शमीम बीबी आदत के मुताबिक रुबीना की छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के झगड़ा शुरू करती और रुबीना गले की सारी तवानाइयाँ खर्च करके इस झगड़े को पाया तकमील तक पहुँचाती। शफीक अहमद दरमियान में पिस के रह जाता। माँ से तो कुछ ना कह सकता था, बीवी को प्यार मोहब्बत से समझाता कि उसकी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करे। शफीक अहमद माँ की कुर्बानियों का दिल से मोतरफ था। वो जुबान की कड़वी सही, पर उसने सारी जवानी इकलौते बेटे की परवरिश की नज़र की थी। वो चाहती तो शोहर के इंतकाल के बाद दूसरा घर बसा सकती थी। जवान थी, खूबसूरत थी, मगर शफीक अहमद की खातिर उसने सारी ज़िंदगी त्याग दी थी। रुबीना को भी वक्ती तौर पे शोहर की बात समझ आ जाती और आइंदा उसकी माँ से ना लड़ने का अहद कर लेती, मगर हफ्ता 10 दिन में ही उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती और घर में एक बार फिर महाज खुल जाता। यूं ही दिन गुजरते रहे। शादी के 5 महीनों बाद रुबीना की तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। शमीम बीबी की तजुर्बाकार निगाहों ने भांप लिया
کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ خود بہو کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ خوشخبری کی تصدیق ہو گئی تو ساس بہو کے تعلقات میں بھی شادی کے بعد پہلی دفعہ بہتری آ گئی۔ شفیق احمد جہاں خوشخبری ملنے پہ خوش تھا، وہاں گھر کا پرسکون ماحول دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا۔ لیکن تعلقات میں یہ بہتری عارضی ثابت ہوئی۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ سکون سے گزرا تھا کہ روبینہ اور شمیم بی بی کی ایک زوردار جھڑپ کے ساتھ تعلقات پہلے والی نہج پہ آ گئے۔ شمیم بی بی کے مزاج کی تیزی تو خیر ضرب المثل تھی، لیکن اب روبینہ کا تیکھا پن بھی آسمانوں کو چھونے لگا۔ وہ شفیق احمد کو وارث دینے والی تھی۔ اس گھر میں اس کے قدم مضبوطی سے جم چکے تھے۔ وہ شمیم بی بی کی جلی کٹی برداشت کرتی تو کیوں، شفیق احمد کی برداشت بھی اب جواب دینے لگی۔ لیکن جب ہونے والے بچے کے متعلق سوچتا تو یوں لگتا ساری ٹینشن اڑن چھو ہو گئی ہے۔ پہلی بار باپ بننے کا احساس کتنا خوشگن اور انوکھا سا تھا۔ روبینہ کی ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، لیکن شمیم بی بی اور روبینہ کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس روز بھی دونوں کا زبردست جھگڑا ہوا۔ بیٹھک میں شفیق احمد کا کوئی دوست ملنے آیا تھا۔ شفیق نے 2-4 بار آ کر ماں اور بیوی سے چپ رہنے کی استدعا کی، لیکن دونوں پہ مطلق اثر نہ ہوا۔ آج تو لگتا تھا دونوں پرانے جھگڑوں کا ریکارڈ توڑ کے نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہتی تھی۔ شفیق کا دوست بھی اس کی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خود بھی شرمندہ سا رخصت ہو گیا۔ شفیق احمد غصے سے بیٹھک کا دروازہ بند کر کے گھر کے اندرونی حصے میں آیا اور دونوں سے ایک لفظ بھی بولے بنا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ لیکن دونوں خواتین کو اس کی ناراضگی کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لتے لیتی رہیں۔ آخر روبینہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بکتی جھکتی کمرے میں آ گئی۔ شفیق احمد کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اٹھو جی، کھانا کھا کر سونا، اس نے میاں کو مخاطب کیا۔ شفیق احمد نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ آپ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تمہاری ماں سے مار کے لڑنے کے بعد تمہیں منانے پہ توانائیاں خرچ کروں، وہ تنک مزاجی سے بولی۔ شفیق احمد اب بھی آنکھیں مودے پڑا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ روبینہ بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صرف اس کی کنڈیشن کی وجہ سے ضبط سے کام لیتا، ورنہ کبھی کبھار تو جی چاہتا اس بد زبان عورت کے منہ پہ تھپڑ کھینچ مارے۔ نہیں کھانا تو نہ کھاؤ میری بلا سے، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ شفیق احمد کو بھی لیٹے لیٹے نیند نے آ لیا۔ اسے پتہ نہیں چلا کب روبینہ کچن کا کام سمیٹ کے اندر آئی اور کب لائٹ آف کر کے اس کے پہلو میں سونے لیٹ گئی۔ رات 11:30 کا وقت تھا جب روبینہ نے اس کا شانہ پکڑ کے ہلایا۔ کیا ہے، سونے دو، شفیق نے ناراضی سے اپنا پلازو چھڑوایا۔ سنو جی، میرے درد ہو رہا ہے۔ روبینہ کی گھٹی گھٹی آواز کانوں میں پڑی تو وہ سپرنگ کی تیزی سے اچھل کر بیٹھا۔ کہاں درد ہے؟ میرا مطلب ہے طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ بوکھلا گیا تھا۔ تھوڑے درد تو وقفے سے 2 گھنٹوں سے ہو رہے ہیں، لیکن اب برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ روبینہ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ موسم میں خنکی تھی، پھر بھی وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ وہ پریشان ہوا۔ آپ تو مجھ سے خفا ہو کے منہ موڑے لیٹے پڑے تھے۔ میں نے سوچا معمولی درد ہے، مجھے بھی نیند آ جائے گی، لیکن اب تو… روبینہ نے بات ادھوری چھوڑ کر تکیے پہ گردن پٹکی تھی۔ اچھا حوصلہ کرو، میں اماں کو جگاتا ہوں۔ شفیق احمد بوکھلا کر جلدی سے چپل پاؤں میں ڈال کر ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اماں، اس نے دروازہ ہی پیٹ ڈالا۔ کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ رات کو بھی چین نہیں؟ شمیم بیوی نے بکتے جھکتے دروازہ کھولا۔ روبینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں اماں، مجھے لگتا ہے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ شمیم نے تیوڑیاں چڑھائیں۔ اماں، وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی ہے۔ اس نے ماں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا۔ پھر میں کیا کروں؟ میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جا کر رحمت دائی کا دروازہ کھٹکھٹا۔ شمیم بی بی نے بے مروتی سے جواب دیا۔ ماں کا جواب سن کر شفیق احمد ششدر ہی تو رہ گیا۔ اس صورتحال میں شمیم بی بی سے اس سنگ دلی کی توقع نہ تھی اسے۔ ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ تیری بیوی شام مجھے کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے میں مروں تو اس کی جان چھوٹے، تو سمجھ لو دونوں کہ میں مر گئی ہوں، نمٹاؤ اپنا مسئلہ خود۔ شمیم بیگم روبینہ کو سنانے کی غرض سے اونچی آواز سے بولی۔ اس کا خیال تھا شفیق احمد اس کے سامنے گھگیائے گا، اس کی منت کرے گا کہ وہ اس کی بیوی کے پاس چلی جائے، اور تب بڑا احسان دھرتے ہوئے وہ بہو کی خبر لینے چل پڑے گی۔ مگر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب چند لمحوں تک اسے سرد نگاہوں سے تکنے کے بعد
शफीक अहमद खामोशी से वापस पलट गया था। शमीम बीबी ने उसे आवाज़ दे के रोकना चाहा, मगर फिर अना आड़े आ गई। कुछ शाम की लड़ाई का गुस्सा भी था, जब रुबीना उसे झोलियां भर भर के कोसने दे रही थी। कैसे गूंगे का गुड़ खा के वो कमरे में बैठा रहा था। ठीक है, मेरी बला से जिए या मरे। शमीम बीबी ने दिल की पुकार को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया था। शफीक अहमद वापस कमरे में आया, दर्द से निढाल बीवी को तसल्ली दी और रहमत दाई को बुलाने के लिए चल पड़ा। मोहल्ले की तजर्बाकार तरीन दाई, जो 60 का हिंसा अबूर करने वाली थी, लेकिन मोहल्ले की औरतों को उस पर इतना एतमाद था कि सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने की बजाय वो घर पे रहमत दाई से केस करवाने को तरजीह देती थी। आधे घंटे में रहमत दाई अपने साजो सामान समेत रुबीना के पास पहुंच चुकी थी। बस बेटा तुम दुआ करो, ज़्यादा देर का काम नहीं। उसने शफीक अहमद को कमरे से बाहर भेजा। शफीक अहमद ने कांपती टांगों के साथ बरामदे से सहन के सैकड़ों चक्कर लगा लिए। दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करते हुए वो मुंतजिर था कि दोनों में से किसी बंद कमरे का दरवाज़ा तो खुले। रहमत दाई जल्द अज जल्द कोई खुशखबरी सुनाए या शमीम बीबी इस कठिन वक्त में उसके पास आकर तसल्ली के 2 बोल बोल दे। उस वक्त मुश्किल में अकेलेपन का एहसास बहुत तकलीफ दे था। कोई भी ढारस बंधाने वाला न था। कैसी संगदिल माँ थी शमीम बीबी। उसे बेटे की खुशी का कोई अरमान था, न उसकी परेशानी से कोई सरोकार। वो तो शायद अंदर लंबी तान के सो रही थी। शफीक अहमद की आंखों में बाकायदा आंसू आ गए थे और वक्त भी जैसे ठहर सा गया। शफीक अहमद बार बार कलाई पे बंधी घड़ी पे नज़र डालता और दोबारा टहलने लगता। अंदर कमरे से रुबीना की घुटी घुटी चीखों की आवाज़ आती तो उसका दिल तड़प जाता। जाने कितने घंटे बीते थे कि जानकनी का आलम ख़त्म हुआ। कमरे का दरवाज़ा खुला था और रहमत दाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा बाहर निकला। मुबारक हो, बेटा हुआ है। उसने खुशखबरी सुनाई और शफीक अहमद को तो जैसे अपनी समातों पे एतबार न आया। बहुत मुश्किल केस था। शुक्राने के नफल पढ़ना कि अल्लाह ने जच्चा और बच्चा दोनों को बाखैरियत रखा। रहमत दाई के कहने पे वो सिर्फ सर हिला के रह गया। आधे पौने घंटे में रहमत दाई रुखसत हुई तो वो खुशी से धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। रुबीना के पहलू में लेटा गुलगोतना सा वजूद। कितना प्यारा है ना हमारा बेटा। उसने एहतियात से बच्चे को गोद में उठा के प्यार किया था। रुबीना भी मुस्कुरा दी। तू ठीक है ना? उसने रुबीना के चेहरे पे निगाह डाली। चंद घंटों में उसकी गुलाबी रंगत में कैसी जर्दियां सी घुल गई थी। नकाहा ज़दा वजूद, मगर चेहरे पे ममता का अनोखा सा रूप। उसे रुबीना पे बहुत प्यार आया, जिसने अपने खूने जिगर से शफीक अहमद का बच्चा सेंचा था, फिर जिंदगी और मौत की जंग लड़के उसे जन्म दिया था। हाँ, अब तो ठीक हूँ। मुश्किल वक्त तो बीत गया। रुबीना होले से मुस्कुराई थी। इतने में बाहर से खटर पटर की आवाज़ें आने लगी। शमी बीबी कमरे से बाहर आ गई थी। दूर मस्जिदों से फजर की अजानें भी बुलंद होने लगी थी। मैं वज़ू करके नमाज पढ़ रहा हूँ। रुबीना, फिर मुन्ने के कान में अजान भी तो देनी है। वो नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। वापस आया तो शमी बीबी सहन में बिछे तख्त पे बैठी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो शफीक अहमद को पुकारना चाहती थी, मगर शफीक के चेहरे पे ऐसी लाताल्लुकी छाई थी कि वो उसे पुकार ना पाई। शफीक अहमद खुद ही छोटे मोटे काम निपटाता फिर रहा था। खुद ही रुबीना का हल्का फुल्का नाश्ता बना कर दिया। बच्चे के 2 लंगोट भी खुद ही धो डाले। शमीम बीवी बिला वजह कमरे के बाहर चक्कर काट रही थी। शफीक अहमद जानता था कि पोता देखने को उसका जी हुमक रहा होगा, मगर वो रात का कठिन वक्त कैसे भुलाता। सो माँ को नज़रअंदाज करते हुए फिर कमरे में घुस गया। अम्मा कहाँ है शफीक? रुबीना ने बेटे को दूध पिलाकर एहतियात से अपने पहलू में लिटाते हुए पूछा। बाहर टहल रही है बेचैन, इंतज़ार में है कि खुद पुकार के कहूँ आकर अपना पोता देख ले। लेकिन अम्मा का इंतज़ार ही रहेगा, वो तंजिया हंसी हंसते हुए बोला। रुबीना ने हैरत से शोहर को देखा। आज से पहले उसने अपनी माँ के लिए ये लहजा कभी इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ लम्हों तक वो पुरसोच अंदाज में शोहर को देखती रही, फिर पहलू में लेटे वजूद पे निगाहें गाड़ दी। शफीक अहमद, बात सुनो मेरी। बहुत लम्हे गुजर गए थे जब उसने शोहर को मुखातिब किया। अम्मा को आवाज़ दे लो, पोता देखने को उसका बहुत जी कर रहा होगा। उसने शोहर को मुखातिब किया। शफीक अहमद ने हैरान होकर उसे देखा। वो कम से कम रुबीना से इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था।
رہنے دے روبینہ، اماں کے رویے پہ میرا جی بہت دکھا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر تو بیگانے بھی کام آ جاتے ہیں۔ تجھے کیا پتا رات کو جب میں اسے بلانے گیا تو کیسا صاف انکار کیا اس نے۔ چھوڑ دے شفیق احمد پچھلی باتیں، روبینہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ آخر کو وہ ماں ہے تیری، تجھے جنم دینے والی۔ تجھے کیا پتا ماں بننا کتنا اوکھا کام ہے، بہت حق ہوتا ہے ماں کا۔ تو بلا لے اسے، بچہ دیکھنے کو اندر سے اتاولی ہو رہی ہوگی، روبینہ دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شفیق احمد حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ دیکھ شفیق احمد، عورتوں کی لڑائیاں تو ان کی آخری سانس تک چلتی ہیں، لیکن مرد کو کسی ایک کی طرف کا نہیں ہو جانا چاہیے۔ سارا رولا ہی تب ہوتا ہے جب عورتوں کی لڑائیوں میں مرد کسی ایک کا ساتھ دیتا ہے۔ ہم خود ہی لڑ مر کے ایک ہو جاتی ہیں۔ تجھے نہ تو میرا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، نہ اماں سے منہ موڑنے کی۔ اور شفیق احمد عجیب مخمصے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ روبینہ صحیح ہے کہ ماں، وہ تو دونوں کے بیچ میں گھن چکر بن کے رہ گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بھلے روبینہ کے احساس دلانے پہ ہی، لیکن شفیق احمد کے دل میں ماں کی محبت نے ایک دم جوش مارا تو بھاگا ہوا ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اسے منا کے پوتے کی مبارکباد دی اور دکھانے کے لیے ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لایا۔ شمیم بی بی بھی جیسے انا کا پہاڑ بنائے بیٹھی تھی۔ شفیق کے بلاتے ہی دوڑی چلی آئی، روبینہ کو گلے لگا کے دونوں ساس بہو رونے لگی، پھر پوتے کو گود میں لے کر محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی اور اپنے کھسے سے کچھ ہزار کے نوٹ نکال کر بچے کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ شفیق احمد تو بس حیرت کا بت بنا، کبھی روبینہ کو تو کبھی اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یا خدا تیری یہ مخلوق عورت، اس کا کون سا روپ سچا ہے۔ اس نتیجے پہ تو وہ نہ پہنچ سکا کہ عورت کا کون سا روپ سچا ہے، جب وہ آپے سے باہر ہو کے لڑتی ہے یا جب جذبات سے مغلوب ہو کے آنسو بہانے لگتی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ گیا تھا کہ اور بھلے ہر طریقے سے عورت کی دشمن ہی ہو، لیکن ایک ماں کا دکھ تکلیف اور درد دوسری ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور ماں بننے کی اذیت کرب کے بعد جو خوشی اطمینان ہوتا ہے اور جو درگزر کا جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ ماں اور بیوی کو کمرے میں چھوڑ کر شفیق باہر صحن میں آ گیا۔ اس نے ایک نگاہ آسمان کی طرف ڈال کر یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ آج سورج کہاں سے نکلا، کہ یہ دو ایک دوسرے کی جان کی دشمن عورتیں کیسے شیر و شکر ہوئی بیٹھی تھی۔